संबंधित मुद्दे का आज पार्ट 2 देखना है ना, जहां पर करंट के घटनाक्रम को जोड़कर हम लोग देखते हैं। पार्ट 2 हमने मोटे तौर पर अब तक क्या क्या देखा है। मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया था, जनसंख्या का आशय क्या है, इसकी वृद्धि के कारण क्या है ना, जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत हमने देखा, जनांकिकी किसे कहते हैं, ये सब हमने चर्चा कर ली है ना, ये सब कन्वेंशनल पार्ट है ना। उसके बाद हमने सिद्धांत में आपको बताया था डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी, एक इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहता है कि किसी भी देश की जनसंख्या वहां जैसा विकास का स्तर होता है उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट होती है, उसी के अकॉर्डिंग होती है ना। अगर विकास की 3 अवस्था ये बताता है, विकास पूर्व अवस्था जहां हर क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है, शिक्षा, स्वास्थ्य, बीमारियों पर नियंत्रण नहीं है, रोजगार का अभाव है, धार्मिक प्रकृति ज्यादा है समाज की, तो जनसंख्या क्या होगी, जन्म दर अधिक होगा, मृत्यु दर भी अधिक होगी, तो जनसंख्या बढ़ेगी थोड़ी बहुत। कभी कभार कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, बीमारी आ गई कोई भी, तो क्या होगी, बढ़ी हुई आबादी समायोजित हो जाती है। दूसरा क्या है, विकास की अवस्था, हर क्षेत्र में प्रगति हो गई, उन्नति हो गई, तो क्या होगा, जन्म दर बढ़ा रहता है लेकिन मृत्यु दर में बहुत तेजी से गिरावट आती है। इसके कारण जनसंख्या विस्फोट की स्थिति उत्पन्न होती है। जनसंख्या विस्फोट का आशय क्या है, किसी भी देश में किसी निश्चित कुछ समयावधि के अंतर्गत अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि यानी जन्म दर के स्थान पर मृत्यु दर में भारी गिरावट। और भारत में 61 से लेकर 81-90 तक अगर देखें तो सबसे ज्यादा ये जन्म दर अधिक और मृत्यु दर कम रहा। आइए सुधा और जितने लोग, खुशी तिवारी, रोहित, चलिए। उसके बाद जनसंख्या की संरचना हम लोग देख रहे थे, आयु संरचना हमने देखा कि आयु के आधार पर हम जनसंख्या को क्या करते हैं, 3 भागों में विभाजित करते हैं। आयु वर्ग के आधार पर 0 से 14 वर्ष के बच्चों का, और दूसरा कार्यशील आबादी 15 से 59 या 15 से 64 मान सकते हैं, और तीसरा वृद्धों का है 60 प्लस या 64 के बाद 65 से अधिक। कार्यशील आबादी वर्ग में को ही हम क्या कहते हैं, उत्पादक वर्ग। इस पर डिपेंडेंसी किसकी रहती है, बच्चों की और वृद्धि की। और अगर कार्यशील आबादी की प्रतिशतता बढ़ेगी तो अच्छी बात है, अगर गिरावट आएगी तो निर्भरता अनुपात क्या होगा, बढ़ेगा। तो यही चीज हमने कल देखा था है ना। चलते हैं लिंग संरचना पे चर्चा करते हैं, सेक्स कंपोजिशन, जहां से 2 सवाल पूछा है। अगर आप देखिए सवाल क्या पूछा है, आप उन आंकड़ों को किस प्रकार स्पष्ट करते हैं जो दर्शाता है कि भारत में जनजातीय लिंगानुपात अनुसूचित जातियों के बीच लिंगानुपात के मुकाबले महिलाओं के अधिक अनुकूल है। दूसरा, क्या कारण है कि भारत के कुछ अत्यधिक समृद्ध प्रदेशों में महिलाओं के लिए प्रतिकूल स्त्री पुरुष अनुपात है। तो खेड़ी बनाइए जनसंख्या की लिंग संरचना है ना, सेक्स कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन। और यहां पर हम लोग लिंगानुपात के बारे में चर्चा करेंगे, जनसंख्या की लिंग संरचना। इसको मोटे तौर पर हम लोग सेक्स रेशियो से डिनोट करते हैं। सेक्स रेशियो कब, जिसको आप लिंगानुपात कहते हैं। लिंगानुपात का सामान्य क्या आशय है कि प्रति 1000 पुरुषों पर है ना, प्रति 1000 पुरुषों पर उपलब्ध महिलाओं की संख्या है ना, यानी 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं, इसको लिंगानुपात के माध्यम से बताते हैं। कई नारीवादी जो है विचारक वो कहती है कि यह परिभाषा भी जेंडर न्यूट्रल नहीं है, यहां भी पुरुषों के आधार पर कितनी महिलाएं हैं ये बताया गया, जबकि परिभाषा यह होनी चाहिए कि प्रति 1000 महिलाओं पर उपलब्ध पुरुषों की संख्या। तो सामान्य तौर पर लिंगानुपात सेक्स रेशियो क्या बताता है कि प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। और अगर भारत का लिंगानुपात देखेंगे तो इसमें बहुत अधिक वेरिएशन आपको दिखेगा है ना। वर्तमान में अगर आप देखें तो जो हमारे पास अंतिम आधिकारिक आंकड़े 2011 के हैं, जहां पर यह 940 के आसपास है ना, 940 है। और भारत में लिंगानुपात को लेकर बहुत सारी समस्या रही है। अगर आप देखें तो 1901 में भारत में लिंगानुपात जो था 972 था, 1951 में भारत में लिंगानुपात 946 था। उसके बाद अगर आप देखें तो भारत में लिंगानुपात असंतुलित ही रहा है ना, यानी लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर जितनी महिलाएं हैं उनकी संख्या में को बताता है। और 940 अंतिम आंकड़े, आधिकारिक आंकड़े है ना, हो सकता है नई जनगणना में यह 940 से और बेहतर हो जाए है ना। तो 2011 के आंकड़े क्या बता रहे हैं कि हमारे देश में 940 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुषों पर। अब भारत में निम्न लिंगानुपात के क्या सामाजिक सांस्कृतिक कारण है, यहां से प्रश्न बनता है ना। ठीक है कोमल, अच्छा बात है, पढ़ के आए हो तो है ना। अगर भारत में लिंगानुपात देखें तो भारत में लिंगानुपात असंतुलित है, असंतुलित है, निम्न है। क्यों है, इसके क्या कारण है, ये आपको प्रश्न पूछता है। तो इसके सामाजिक सांस्कृतिक कारक निम्न है। इसके सामाजिक सांस्कृतिक निहितार्थ क्या है, कारण क्या है, ये हम लोग चर्चा करते हैं कि भारत में सेक्स रेशियो जो है वह महिलाओं के लिए अनुकूल नहीं है। इसके सामाजिक सांस्कृतिक कारक निम्न है। बताइए कमेंट करके क्या क्या कारण है कि हमारे यहाँ लिंगानुपात निम्न है। पहला, हमारी सामाजिक संरचना ही क्या है, पितृसत्तात्मक। तो पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना इसके लिए बड़ा जिम्मेदार है। दूसरा, सामाजिक स्थिति महिलाओं की क्या है, निम्न है। महिलाओं की सामाजिक स्थिति निम्न है। तीसरा, महिलाओं से संबंधित बहुत सारी सामाजिक समस्याएं है ना, इसकी उपस्थिति है। महिलाओं से संबंधित विभिन्न सामाजिक बुराइयों या समस्याओं की उपस्थिति, विभिन्न सामाजिक समस्याओं की उपस्थिति। कन्या भ्रूण हत्या, जैसे दहेज के कारण माँ बाप के लिए बेटी बोझ बन जाती है, पर्दा प्रथा, स्त्री शिक्षा को लेकर है ना। हाँ, पुत्र को प्राथमिकता, बिल्कुल पितृसत्तात्मक सामाजिक से। तो पुत्र की चाह के कारण कई परिवार आपने ऐसे देखे जहां पुत्र के जन्म न होने तक, पुत्रियों का अगर जन्म हो रहा है तो वो कंटिन्यू रहता है ना, पुत्र मुखाग्नि देगा, तमाम ये सब कारण है। कन्या भ्रूण हत्या एक बड़ा फैक्टर है, फीमेल फिटिसाइड, कन्या भ्रूण हत्या। शिशु जो कन्या शिशु के स्वास्थ्य की है ना सबसे ज्यादा उपेक्षा है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं, कन्या शिशु के स्वास्थ्य की उपेक्षा, स्वास्थ्य की उपेक्षा। अगर आप गौर करेंगे तो भारत में जनजातियों और अनुसूचित जातियों में असंतुलन वहां भी आपको दिखेगा। क्षेत्रवार भी आपको अंतर दिखेगा। उत्तर भारत के या मध्यवर्ती भारत में लिंगानुपात जो है महिलाओं के लिए अच्छा नहीं है,
जबकि दक्षिण भारत में बहुत सारे राज्य हैं जहां पर महिलाओं का लिंगानुपात जो है महिलाओं के फेवर में है। तो यहां से प्रश्न नए टाइप का बना सकता है ना। जैसे मान लीजिए कहे कि उत्तर तथा दक्षिण के राज्यों में लिंगानुपात में व्याप्त अंतर के कारण जैसे दक्षिण भारत में बहुत सारे राज्य हैं जहां पर महिलाओं का लिंगानुपात जो है बेहतर है। जैसे अगर केरला की बात करें, है ना, हमारे पास जो भी आंकड़े हैं 2011 का ही हम बता सकते हैं। जैसे अगर हम केरला की बात करें तो वहां पर 1084 है, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या देखिए कितना अधिक है, 1084। तमिलनाडु में 996 है, आंध्र प्रदेश में 993, अगर हम कहें तमिलनाडु में 996, आंध्र प्रदेश में 992, चांदनी उत्तर मिल गया होगा, है ना, 993 था आधिकारिक। और दूसरी तरफ अगर आप देखें पंजाब की बात करें अगर, तो बहुत ही, हरियाणा की बात करें, दिल्ली की बात करें, ऐसे प्रश्न के उत्तर में आप आंकड़े बताइए, है ना। और ये जो है, हाँ, घरेलू हिंसा भी कारण समस्या में ही आ गया। महिलाओं से संबंधित विभिन्न सामाजिक समस्याएं, है ना, चाहे घरेलू हिंसा हो, चाहे डॉरी हो, दहेज प्रथा हो, चाहे महिलाओं को लेकर समाज का रवैया है, बेटी है तो समस्या है ना। माँ बाप क्या सोचते हैं, जल्द से जल्द बेटी का विवाह करके निपट लें, बेटी ना हो तो अच्छा है, क्योंकि समाज के लिए बेटी को अभिशाप के रूप में और पुत्र को वरदान के रूप में देखा गया है, क्योंकि हमारा समाज परंपरागत समाज रहा है, लोगों की सोच वैसी है। जैसे अगर पंजाब में आप देखें तो 895, ये सभी आंकड़े सरकारी आंकड़े हैं 2011 के मुताबिक, नई जनगणना 21 की अभी नहीं आई है, ना हो रही है ना। हरियाणा की बात करें तो 879, दिल्ली की बात करें तो 866 के आसपास। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि भैया उत्तर भारत और दक्षिण भारत में, इसी प्रकार उत्तर प्रदेश, बिहार, सब में राष्ट्रीय औसत से बहुत नीचा है ना। तो इसका कारण क्या है? समस्या क्राइम में नहीं आएगा, है ना, हाँ, बेच देना, स्मगलिंग, वो सब भी है। हाँ, लिंग अनुपात में अंतर क्यों है, क्षेत्रवार अंतर क्यों है, प्रश्न पूछेगा यहां से कि महिलाओं की संख्या को लेकर उत्तर भारत और दक्षिण भारत के राज्यों में अंतर क्यों है, उसके पीछे क्या कारण है। तो अगर हम कुछ कारण बता पाए, बताइए क्या कारण है। दक्षिण का समाज जो है वहां पर मातृसत्तात्मक, मातृवंशीय परिवार ठीक ठाक है, बहुत सारी जनजातियां हैं, बहुत सारे हिंदू समाज में भी मातृवंशीय है, पढ़ा चुका हूं क्या है मातृसत्तात्मक परिवार। दक्षिण में महिलाएं जो हैं वो एक संसाधन के रूप में, एक मानव संसाधन के रूप में शिक्षित हैं, पढ़ी लिखी हैं। अब आप देखिए केरल एक छोटा सा राज्य है, लेकिन वहां से शिक्षिकाएं, वहां से नर्स, वहां से प्रोफेशनल्स भारत नहीं दुनिया के कई देशों में काम कर रहे हैं। और केरल की जो इकोनॉमी है उसमें बहुत सारा पैसा बाहर से आता है। आप जितने भी प्राइवेट स्कूल आप देखें, अधिकतर आपको प्राइवेट स्कूल में शिक्षक आपको केरल, तमिलनाडु के आपको दिख जाते हैं। नर्सिंग, हेल्थ सेक्टर में आपको केरल की नर्स आपको दिख जाएंगी, है ना। तो दक्षिण में शिक्षा बेहतर है, महिलाएं जो है वो कमा रही हैं, कहीं ना कहीं मानव संसाधन के रूप में परिणत हो चुकी है। तो उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण में जो है ना, वह क्यों अंतर है, यहां से आपसे पूछ सकता है। हाँ, दक्षिण में टोटली मैट्रियार्की नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते, चेतना, है ना। तो कारण में आप बता सकते हैं पहला कि दक्षिण के राज्यों में, दक्षिण में मतलब मातृसत्तात्मक एवं मातृवंशीय परिवारों की उपस्थिति, परिवारों की बेहतर उपस्थिति, महिलाएं मानव संसाधन के रूप में परिणत, महिलाओं को लेकर सामाजिक जीवन में समस्याओं का अभाव, है ना। हाँ, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि की बेहतर व्यवस्था, महिलाओं की सामाजिक स्थिति बेहतर, महिलाओं की सामाजिक स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर। जैसे वहां दहेज की परंपरा ही नहीं है ना। हिंदुओं में भी जो विवाह है उसमें क्रॉस कजन मैरिज बहुत सारे होते हैं, चचेरे फुफेरे, है ना, ममेरे फुफेरे भाई बहनों में विवाह होता है। हिंदुओं की बात हो रही है, मुस्लिमों की नहीं, है ना। दक्षिण में बहुत सारे विवाह जो हैं उसमें कन्या विवाह के पश्चात नए घर में नहीं जाती हैं, अपने ही, जैसे बुआ की पुत्री से विवाह, है ना, मामा की पुत्री से विवाह, जो उत्तर भारत में नहीं है, दक्षिण में है, जिसको प्रेफरेंशियल मैरिज कहते हैं, अधिमान्य विवाह। कि अगर किसी परिवार में ऐसा संयोग है जहां पर 2 बड़ी बेटियां हैं, छोटा भाई है, तो बड़ी बेटी की पुत्री यानी भांजी से विवाह मामा का होता है। ये वहां हिंदुओं की बात हो रही है, ध्यान रखना, बार बार कह रहा हूं, है ना। तो क्रॉस कजन मैरिज वहां पर अधिक होते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ उसी में होगा, लेकिन अधिक है ना। हाँ, तो महिलाओं की सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति आज से नहीं, पहले से ही क्या रही है ना, वो बेहतर रही है। दहेज गलत है या सही, ये कौन बताएगा? मधु शर्मा यूपीएससी की तैयारी करे, तुम ही बताओ, गलत है कि सही है, बताओ। ये सब भी पूछने वाली बात है। तो दक्षिण में अगर आप देखें तो पुत्र की चाहत वाली फीलिंग वहां इतनी नहीं है ना। क्यों? क्योंकि वहां पर महिलाओं की स्थिति बेहतर है। तो लिंगानुपात भारत में अगर आप देखें तो वो क्षेत्रवार असंतुलित है, राज्यवार। दक्षिण के राज्यों में लिंगानुपात कुछ और, उत्तर में कुछ और, है ना। भारत के कई राज्यों में लिंगानुपात, अधिकांश राज्यों में लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से बहुत नीचे, खास करके बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे हैवीवेट, अधिक जनसंख्या वाले, है ना,
अब देखो इसी तरह का एक प्रश्न पूछा कि दक्षिण अनुसूचित जनजातियों में अनुसूचित जातियों से बेहतर लिंगानुपात क्यों है। अब देखिए ये सब प्रश्न किसी किताब में नहीं रहते, अगर आप समाज को समझते हैं तो हम प्रश्न पूछा हुआ है कि अनुसूचित जनजातियों में अनुसूचित जातियों की तुलना में बेहतर लिंगानुपात के कारण आप बताइए कमेंट करके क्या कारण है। जैसे अगर आप देखें तो 2011 में एसटी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स में सेक्स रेशियो 990 था, सोचो राष्ट्रीय औसत से कितना अधिक 990, जबकि शेड्यूल्ड कास्ट अनुसूचित जातियों में 945 था। तो यही प्रश्न पूछ दिया कि अनुसूचित जनजातियों में, है ना, भारतीय न्याय की नहीं सामाजिक न्याय की क्लास, है ना, बीच में ही सारे सवाल पूछ लो, लास्ट तक रुकना कहां है, धैर्य कहां है इतना। शेड्यूल्ड ट्राइब्स और शेड्यूल्ड कास्ट, है ना। अनुसूचित जनजातियों में क्यों है बताओ, महिलाओं की भागीदारी अधिक होती है, ठीक है, चलो उसका और क्या लिखोगे बताओ फटाफट। और क्या, बहुत सारी अधिकांश जनजातियां मातृवंशीय हैं, मातृसत्तात्मक है। ऑब्वियसली बहुत सारी जनजातियों में विवाह के पश्चात कन्या अपने पति के घर नहीं जाती है, पति आता है कहां, अपनी पत्नी के घर आकर रहने लगता है। मातृसत्तात्मक मातृवंशीय बहुत सारे परिवार। संपत्ति उत्तराधिकार माता से उसकी पुत्रियों को या तो बड़ी बेटी को या छोटी बेटी को मिलता है। कनिष्ठाधिकार ज्येष्ठाधिकार वहां ये परंपरा है। दहेज है नहीं, सामाजिक बुराई है। जेंडर के आधार पर श्रम विभाजन नहीं है। कार्य को लेकर महिला और पुरुषों के मध्य कोई विभेद नहीं है ना। शिक्षा का स्तर निम्न है। कन्या भ्रूण हत्या के लिए आपको अल्ट्रासाउंड क्लिनिक्स तक जाना होगा, पैसा नहीं है ना। तो दक्षिण भारत में या अनुसूचित जनजातियों में बेहतर, यही प्रश्न पूछा है ना। उसके क्या कारण आप बता सकते हैं कि दक्षिण भारत में खास करके अनुसूचित जनजातियों में अधिकांश जनजातियां क्या है, मातृवंशीय है ना, मातृसत्तात्मक। तो इसमें 4-5 पॉइंट नोट कर लीजिए, है ना। देखो ये आप चाहे तो आंकड़े बता सकते हैं कि 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में अनुसूचित जनजातियों में लिंगानुपात 990 है, जबकि शेड्यूल कास्ट में अनुसूचित जातियों में लिंगानुपात 945 था, है ना। क्या कारण है बेहतर लिंगानुपात के एसटी, तो पहला लिखिए मातृवंशीय एवं मातृसत्तात्मक परिवारों की अधिकता। जनजातियों की बात हो रही है। जेंडर के आधार पर श्रम, कार्य, प्रतिष्ठा, संसाधन व अवसर तक पहुंच आदि का विभाजन नहीं। दहेज प्रथा का प्रचलन नहीं। महिलाओं की सामाजिक प्रतिष्ठा बेहतर। हाँ, टेक्नोलॉजी की कमी नहीं कर सकते, टेक्नोलॉजी तक रीच के लिए पैसा चाहिए, शिक्षा चाहिए, है ना। टेक्नोलॉजी की जानकारी भी कम है, उसके लिए शिक्षा चाहिए, जागरूकता चाहिए, इसका अभाव। तो हम क्या लिख सकते हैं, कन्या भ्रूण हत्या संबंधित तकनीक आदि की जानकारी एवं पहुंच का अभाव, शिक्षा का अभाव है। जंगल में शिवम यादव, बस्तर के जंगल में जो जनजातियां रह रही हैं, वहां उनके पास टेक्नोलॉजी पूरा है क्या। कई ऐसी जनजातियां हैं जो मनुष्य को देखकर भाग जा रही हैं। अंडमान निकोबार में बहुत सारी ऐसी जनजातियां हैं जो आम आदमी को देखकर भाग जा रही है जंगलों में। तो टेक्नोलॉजी सब तक नहीं पहुंचा है ना। मॉडर्नाइजेशन जो आता है तो कई अच्छाइयों को लेकर आता है, कई बुराइयों को भी लेकर आता है। शेड्यूल्ड कास्ट का मॉडर्नाइजेशन अधिक हुआ है रिलेटिवली एसटी की तुलना में, उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हुई है, मुख्य धारा में अधिक है। एक और कारण क्या है, समाज की मुख्य धारा से अलग थलग, समाज की मुख्य धारा से अलगाव के कारण, सभी नहीं है, कुछ अधिकांश मुख्य धारा से अलगाव या दूरी के कारण उनमें गंदगी नहीं आई है, जेंडर आधारित भेदभाव नहीं आया है। अनुसूचित जातियों की तुलना में आधुनिकीकरण, आर्थिक विकास आदि का अभाव के कारण, तो ये सब आप बता सकते हैं लिंगानुपात। जैसे एनएफएचएस है ना जी, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे राउंड 5 2019-21 में के मध्य आंकड़े बड़े चौंकाने वाले हैं। जैसे इसमें कहा गया कि भारत में लिंगानुपात जो है वो 1024 के आसपास चला गया है। जब तक नई जनगणना नहीं आ जाती, उनके आंकड़े, संशोधित आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते, तब तक लिंगानुपात को लेकर हम कोई औपचारिक बातें नहीं कह सकते हैं। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है ना, एनएफएचएस राउंड 5, जिसके अंतर्गत डेटा कलेक्ट किया गया है 2019 से लेकर 2021 तक का, इसमें यह कहा गया है कि भारत में सेक्स रेशियो
बेहतर है 1024 के आसपास, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की उपस्थिति कितनी है, वह 1024। बैक देखो, नीचे लिखा है महिलाओं की सामाजिक प्रतिष्ठा बेहतर, कन्या भ्रूण हत्या संबंधित तकनीक आदि की जानकारी एवं पहुंच का अभाव, तकनीक आदि की जानकारी एवं पहुंच का, हाँ प्रकृति के नजदीक है ना, स्वामी जी सही कह रहे हैं, मिलावट नहीं है ना, कई बार आधुनिकता अच्छाई लाती है बुराई भी लाती है, जेंडर आधारित भेदभाव, बहुतों को जानकारी भी नहीं होगी भ्रूण हत्या के बारे में, सही बात है। अब ये पूछा हुआ सवाल है, ऐसे सवाल में बस आपको समझ अगर है इसके बारे में आराम से लिख सकते हैं। आगे लिख लो, समाज की मुख्य धारा से अलगाव के कारण जैसी प्रथा परंपरा है वैसी बनी हुई है, समझे, अलगाव, इनका मॉडर्नाइजेशन नहीं हुआ, इनका बहुत ज्यादा जो है इनका मुख्य धारा से संपर्क नहीं बढ़ पाया, तो जैसे थे पहले उसी तरह आज भी है, जैसी पहले सामाजिक संरचना थी। क्लियर है? अब ऐसे प्रश्न बच्चों पूछ रहा है ना, तो आराम से बस आपको सोचना है कि क्या हो रहा है, उसको कैसे लिखा जा सकता है। चलते हैं अपने मेन डायग्राम की तरफ जो बनाया था हमने। अब चलते हैं जनसंख्या वृद्धि के कुछ संकेतक, तत्व, निर्धारक, है ना, तो एक अलग से हेडिंग बनाइए, जनसंख्या वृद्धि के निर्धारक, डिटर्मिनेंट, जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख निर्धारक या तत्व। और इसमें हम लोग 3 तत्व के बारे में अधिक चर्चा करेंगे। पहला जन्म दर, दूसरा मृत्यु दर, और तीसरा प्रवसन, माइग्रेशन। जन्म दर पहले उठाते हैं। जन्म दर को जनसांख्यिकी के अंतर्गत, है ना, हम फर्टिलिटी रेट से बताते हैं, प्रजनन दर, और इसको संशोधित जब करते हैं तो सकल प्रजनन दर, टोटल फर्टिलिटी रेट, सकल प्रजनन दर, टोटल फर्टिलिटी रेट। प्रजनन दर किसको कहते हैं? किसी भी महिला द्वारा अपने मातृत्व अवधि में पंद्रह से लेकर 48 में जन्म प्रदान किए गए जीवित बच्चों की संख्या, जीवित बच्चों की संख्या। भैया इतना भी क्लैरिटी में नहीं पढ़ पाते हो तो खान भाई कुछ नहीं हो सकता। अब इसमें भी अगर नहीं पढ़ पाते माइग्रेशन है कि नहीं है, खान साहब चश्मा लगेगा क्या, आंख वाँख चेक करवाइए, हो जाता है। तो फर्टिलिटी रेट को लेकर सवाल आपसे बनाएगा। जैसे आप देखिए हमारे यहाँ जन्म दर अगर आप देखें तो हाल के वर्षों में बहुत गिरा है। जैसे अगर हम NFHS हर जगह राउंड 5 के मुताबिक भारत में टोटल फर्टिलिटी रेट ये 2.0, नई जो भारत सरकार की रिपोर्ट है उसमें 1.9 बताया जा रहा है। ये जो फर्टिलिटी रेट है NFHS राउंड 2019 से लेकर 21 की बात हो रही है, यानी हमारे यहाँ लगभग हम रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे आ गए, है ना, है ना। इसको मैं अपनी प्रशंसा समझू, होलिका या अपनी बुराई, कि मेरा हैंडराइटिंग आपके जैसा, मेरी हैंडराइटिंग मतलब इतनी खराब है क्या जो आपको प्रश्न पूछना पड़ रहा है ना। इतनी भी खराब नहीं है मेरी जो है हैंडराइटिंग, तेजी लिखने के चक्कर में, तो ये प्रशंसा है कि कमी, आलोचना है ना। प्रशंसा तो हो जाएगा, जैसे मेरा हुआ बहुत जगह, आपका भी हो जाएगा, है ना। अक्षर सुंदर और खराब मायने नहीं करता, मायने ये होता है कि वो अक्षर पढ़ पाए। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे राउंड 5, 5वें राउंड की 2019 से 21 के आंकड़े इसमें लिए गए। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, स्वास्थ्य सर्वेक्षण। अगर हैंडराइटिंग खराब होती तो मैं इतनी बार इंटरव्यू में क्यों पहुंचता, है ना। चलिए, तो टोटल लिखोगे बोर्ड पे, थोड़ी दिक्कत सबको आती है ना। अब बहुत सुंदर लिखने के समय में क्लास क्रम में समय बर्बाद होता है क्लास में, इसलिए थोड़ा तेजी लिखते हैं। चलिए, हाँ दौड़ेगी तुम्हारी सचिन, चिंता मत करो, है ना। चलिए, अब ये देखो क्या कर रहा है कि टोटल फर्टिलिटी रेट हमारे यहाँ क्या है, 2 है। एक चीज को समझो, जैसे रिप्लेसमेंट लेवल, रिप्लेसमेंट लेवल किसको कहते हैं, पहले जरा इसको समझ लो। लेवल या रेट, दोनों हम कहते हैं, रिप्लेसमेंट रेट या लेवल। प्रतिस्थापन दर, प्रतिस्थापन दर किसको कहते हैं, किसी जनसंख्या का वो, है ना, जो किसी अन्य जनसंख्या को रिप्लेस करके वहां स्थापित हुआ है ना। अभी बैक में ही चल रहे हो, है ना।
तो प्रतिस्थापन दर का मतलब होता है जनसंख्या का वो भाग जो किसी जनसंख्या को हटाकर वहां स्थापित हो गया है। जैसे मैं इसको आपको एग्जांपल से समझाऊं, जैसे मान लीजिए ए और बी हस्बैंड एंड वाइफ हैं, बी जो है वाइफ है और ए इनके पतिदेव हैं, हस्बैंड। इनके दो बच्चे हैं, सी और डी। डी जो है वह पुत्री है और सी जो है बेटा है, पुत्र है। ए और बी के शादी के पश्चात इनके परिवार में कितने नए सदस्य बने, है ना। ए और बी जो है इनके कितने बच्चे हैं, 2। तो इस परिवार में पहले लोगों की संख्या क्या थी, 2। इन दोनों बच्चों के आने के बाद परिवार में कितनी संख्या हो गई, 4। अब ये दोनों जो है वह संजीवनी बूटी खाकर तो आए नहीं, एक उम्र के बाद क्या होगी, ये चले जाएंगे। तो ए गुजर गए और बी भी गुजर गए। इनको रिप्लेस करने के लिए कितनी नई आबादी आई, तो 2 लोग थे, पिता और माता दोनों की मृत्यु के बाद पुत्र और पुत्री। अब इस परिवार में कितने लोग रह गए बताओ, 2 ही रहे। कहोगे कि सर उनका विवाह हो गया, वो छोड़ो, है ना। तो जब 2 लोग थे, उन 2 लोगों को रिप्लेस, पहले 2 लोग थे उनके स्थान पर कितने लोग आ गए, 4, है ना। और 2 लोगों को रिप्लेस, मरने के बाद रिप्लेस कितने लोगों ने किया, 2। तो अगर 2 से ज्यादा होगा तभी तो लॉन्ग रन में जनसंख्या क्या होगी, बढ़ेगी। तो 2.1 को हम कहते हैं प्रतिस्थापन दर, प्रतिस्थापन दर लेवल। क्यों? क्योंकि 2 से थोड़ा ज्यादा होगा तभी तो आबादी लॉन्ग रन में बनेगी। मान लीजिए इनके विवाह की औसत आयु जो थी वो 28 साल थी, है ना। अब आप देखना, इनके विवाह की औसत आयु 28 साल थी और संतान उत्पत्ति को लेकर औसत दोनों की आयु का औसत मान लीजिए 35 वर्ष में इनको दोनों बच्चे हो गए। जीवन प्रत्याशा 70 साल है, तो अगले 35 वर्ष तक समझने के लिए 4 लोग हैं इस परिवार में, लेकिन 35 वर्ष के बाद दोनों गुजर गए, उनके स्थान पर 2 नए। तो रिप्लेसमेंट रेट का मतलब हुआ कि आबादी का वो भाग जो किसी अन्य जनसंख्या को हटाकर वहां पर क्या हो रहा है, स्थापित हो रहा है। तो 2 से ज्यादा होगा तभी तो लंबे समय में क्या होगी, पॉपुलेशन ग्रोथ होगी। अगर हम भारत का डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर देखें तो हम लोग TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट, हमारा गिरकर कितना गया है, 2। सरकार के नए आंकड़ों में गिरकर कितना गया है, 1.9। यानी हम रिप्लेसमेंट लेवल से क्या गए हैं, नीचे आ रहे हैं, क्योंकि हमारी आबादी का साइज क्या है, वॉल्यूम बहुत बड़ा है, 145 करोड़ हम लोग हैं। ऐसी स्थिति में अगर रिप्लेसमेंट लेवल के नीचे भी आए हैं तो आबादी बहुत नहीं कमेगी। भारत में यह समस्या आ रही है कि हमारा फर्टिलिटी रेट जो है वह भी असंतुलित है। कुछ राज्यों में फर्टिलिटी रेट, बिहार में 2011 में 3.25 था, उत्तर प्रदेश में 3 के आसपास, वर्तमान में 2.6 के लेवल पे। तो कुछ राज्यों में, 5 राज्य ऐसे हैं, NFHS बताता है कि जहां पर 2.1 से ज्यादा है। उसमें बिहार है, उत्तर प्रदेश है, मेघालय और एक आधा राज्य, है ना। तो ये जो है राष्ट्रीय फैमिली हेल्थ सर्वे आपको क्या बता रहा है कि भारत में जन्म दर जो है, प्रजनन दर जो है, वो राज्यवार असंतुलित है। अधिक हुए किसी के तो किसी के एक भी नहीं होंगे। अरे एवरेज नहीं समझते हो नवीन सिंह, एवरेज नहीं समझते हो। औसत क्या होता है, कक्षा में 10 उम्र के अलग अलग उम्र के बच्चे औसत निकालते हैं तो 18 आता है, तो सबका 18 ही है क्या, किसी का 22 भी होगा, किसी का 16-14 भी होगा। चलिए, जन्म दर हमारे यहाँ क्या है, अधिक है, और यह राज्यवार क्या है, असंतुलित है। दक्षिण के राज्य जो है TFR से में इन्होंने बहुत अधिक अचीवमेंट हासिल की है। जैसे अगर हम बात करें केरल की, तमिलनाडु की, आंध्र प्रदेश की, कर्नाटका की, इन राज्यों में TFR जो है 1.8 से भी नीचे है। कई राज्यों का TFR 1.6 के लेवल पे है ना। तो आपसे यहां भी पूछ सकता है कि भारत के उत्तर और दक्षिण राज्य में TFR में वेरिएशन क्यों है। नदर्न स्टेट में TFR ज्यादा है, सदर्न स्टेट में TFR बहुत रिलेटिवली कम हो गया है ना। इससे क्या समस्या आएगी। तो जन्म दर को लेकर, जन्म दर अधिक होने के कारण क्या है, जो कारण जनसंख्या वृद्धि के आपने पढ़े वही सभी कारण यहां आ जाएंगे, है ना। जो जन्म दर के कारण है, जन्म दर हमारे यहां अधिक क्यों है। आपने कुछ राज्यों का ही देखा ना, बहुत सारे राज्य हैं जहां पर अधिक फर्टिलिटी रेट है। जैसे मैंने कहा 2011 में बिहार का फर्टिलिटी रेट 3.25 था, यानी एक औसत महिला के वहां 3.25, 3 से अधिक बच्चे थे। जबकि अगर हम बात करें तमिलनाडु की तो वहां पर 1.8 के आसपास उस समय था, अभी 1.6 के आसपास आ गया है। तो दक्षिण के राज्य बेहतर प्रदर्शन यहां भी कर रहे हैं। प्रश्न यही सबसे बनाएगा नए कॉन्टेक्स्ट में कि भारत में सकल प्रजनन दर राष्ट्रवार जो है, राष्ट्रीय स्तर पर गिरा है, परंतु उत्तर और दक्षिण के राज्यों में बहुत अंतर है। इसके पीछे क्या कारण है। सिर्फ पॉपुलेशन मेकिंग सिर्फ वहां ही है, चेतना शर्मा उत्तर भारत में नहीं, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी ओनली फॉर केरला है क्या, उनका अपना स्टेट का अलग पॉलिसी है। शिक्षा जो आप पढ़ रहे थे तमाम एक कारण नहीं है, है ना। नोट करिए थोड़ा सा इसमें, जन्म दर को जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख निर्धारक हेडिंग बना लीजिए और उसमें पहला जन्म दर। कमेंट कम करोगे तो कुछ और पढ़ा दूंगा, है ना। फालतू इधर उधर सवाल लास्ट तक रुको ना, धैर्य रखो, अंतिम तक सब जवाब मिल जाएगा। लिखिए, जन्म दर जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण घटक निर्धारक है। जन्म दर जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण घटक है। भारत में हाल के वर्षों में जन्म दर को कम करने में, भारत में हाल के वर्षों में जन्म दर को कम करने में बहुत हद तक सफलता अर्जित की गई है। उदाहरण के तौर पर राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 5वें दौर राउंड 5, उदाहरण के तौर पर राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण राउंड 5 के मुताबिक भारत में सकल प्रजनन दर, टोटल फर्टिलिटी रेट TFR 2.0
है जो कि प्रतिस्थापन दर ब्रैकेट में 2.1 से भी कम है, तो TFR 2.0 है जो कि रिप्लेसमेंट लेवल प्रतिस्थापन दर 2.1 से कम है, इसका अर्थ है कि भविष्य में भारत में जनसंख्या वृद्धि में कमी देखी जाएगी। भविष्य में जनसंख्या में वृद्धि में कमी देखी जाएगी। भारत में सकल प्रजनन दर में, इसका अर्थ है कि भविष्य में जनसंख्या वृद्धि में कमी या गिरावट देखी जाएगी, है ना। TFR 2.1 के लेवल स्तर से बहुत से कम है, इसका अर्थ है, संदीप पांडे तुम्हारा ही रोज छूटता है, इसका अर्थ है कि भविष्य में भारत में जनसंख्या वृद्धि में गिरावट या कमी देखी जाएगी। देखिए, भारत में हाल के वर्षों में सकल प्रजनन दर में आई गिरावट जनांकिकी के मुताबिक एक उपलब्धि है। सकल प्रजनन दर में आई गिरावट जनांकिकी, डेमोग्राफिक जनांकिकीय संरचना, डेमोग्राफिकल स्ट्रक्चर के आधार पर एक उपलब्धि है। इसके निम्न कारण हैं, इसके निम्न कारण हैं। क्या क्या कारण है आप सभी जानते हैं। कारण कि हमारे यहां TFR क्यों घटा है, गिरा है, उसके पीछे कारण क्या है। बहुत सारे कारण हैं। शिक्षा का स्तर बढ़ा है, लोगों की ज्ञान जागरूकता का स्तर बढ़ा है, अर्बनाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के कारण न्यूक्लियर फैमिली का कंसेप्ट आ गया, जहां बच्चे एक दो बच्चे से अधिक परिवार के लिए समस्या, महंगाई बढ़ी है, बच्चों का लालन पोषण, पालन भरण पोषण जिसको आप कहते हैं, शिक्षा, ये सब महंगी हो गई है। छोटे परिवार की धारणा, नोशन ऑफ स्मॉल फैमिली, कि परिवार में एक ही सदस्य हो। विलंबित विवाह के कारण क्या हो रहा है, आज निसंतान दंपतियों की संख्या बढ़ रही है ना, जो मोटापा, ओबेसिटी के कारण, लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज के कारण, स्ट्रेस के कारण, तनाव के कारण, अधिक उम्र में विवाह, विलंबित विवाह के कारण। आज आप देखिए अर्बन एरिया में, मेट्रोज में आपको IVF क्लिनिक आपको बहुत सारे दिखेंगे। कहीं ना कहीं डिक्लाइनिंग जो फर्टिलिटी रेट है उसके बहुत सारे फैक्टर हैं कि अर्बनाइजेशन के कारण कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या हो गया, बढ़ गया है। ऐसी स्थिति में महानगर में सिर्फ बच्चे पैदा ही नहीं करने हैं, बल्कि उनकी शिक्षा देनी है, उन्हें अच्छी परवरिश देनी है, अच्छा जीवन की गुणवत्ता देनी है, और इनकम हमारी क्या है, अधिक नहीं, रोजगार विहीन समृद्धि। कि हमारे यहाँ ग्रोथ तो हो रहा है, परंतु अब क्या है, उसके स्थान पर ग्रोथ के बावजूद रोजगार में कन्वर्जन कम है। इंप्रूव्ड हेल्थ केयर, चाइल्ड केयर, हेल्थ केयर जो है, ये सब सुविधा क्या है, बढ़ी है। पहले क्या था, जब जन्म दर अधिक इसलिए भी था क्योंकि मृत्यु दर ज्यादा था। माँ बाप के मन में आशंका थी कि 3 बच्चे हैं, कहीं किसी की मृत्यु हो गई तो फिर क्या होगा। तो जैसे जैसे स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ी है, जैसे जैसे मातृत्व और शिशु स्वास्थ्य में सुधार हुआ है, शिशु मृत्यु दर, मातृत्व मृत्यु दर में गिरावट आई है ना। और इन सब के कारण हमारे यहाँ फर्टिलिटी रेट क्या है, गिरा है। कई बार सोशियो कल्चरल स्ट्रक्चर, जेंडर को लेकर पर्सपेक्टिव क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। कल तक 2 बच्चे हो या एक ही अगर हो तो बेटा ही हो, जेंडर को लेकर परसेप्शन क्या हो रहा है, बदल रहा है कि बेटा हो या बेटी हो। अधिकांश, आप इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि महिला बच्चियों को देखने का नजरिया, उनकी शिक्षा को लेकर समाज का नजरिया हाल के वर्षों में क्या है, बदलाव हुए। तो ये सब हम बता सकते हैं कि जो जेंडर स्टीरियोटाइप था महिलाओं को लेकर, जो समाज का एक संकीर्ण दृष्टिकोण था, है ना। नहीं पता है, सवाल लास्ट में पूछना। जितना पढ़ा रहा हूं ना, अंत तक जाओगे, कोई डाउट नहीं रहेगा। आदत हो गई ना 500 क्वेश्चन बिना पूछे बीच में। तो जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है बढ़ी है, उसके रिस्पेक्ट में लोगों की इनकम नहीं बढ़ी है, फैमिली लाइफ स्ट्रेसफुल है, पारिवारिक विघटन, तलाक की दर, ये सब भी बड़ी समस्या है। जेंडर को लेकर परसेप्शन, जेंडर स्टीरियोटाइप कमा है, बेटा हो बेटी, कई माँ बाप को फर्क नहीं पड़ता है ना। इससे क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ बर्थ रेट जो है डिक्लाइन कर रहा है, परिवार संरचना बदल गई। अब नाभिक परिवार गांव में भी चले जाएंगे, चूल्हा चौका सबका अलग है, हर भाई अलग अलग, है ना। तो इसके इंपैक्ट भी है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, आगे उसकी चर्चा करेंगे, है ना। तो हम क्या कह सकते हैं, भारत में डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी रेट का कारण क्या है। नए टाइप का ही सवाल दिखेगा, इसी में हेडिंग बना लो, भारत में प्रजनन दर में आई गिरावट का में हाल के वर्षों में आई गिरावट का प्रमुख कारण अब इसी से एक कंसेप्ट जुड़ जाता है जिसको कहते हैं डेमोग्राफिक विंटर, है ना। समझ लीजिए, काम ही आएगा, पूछा था ज्योग्राफी में। डेमोग्राफिक विंटर सुना है नाम, जनांकिकीय शीतकाल, जैसे आज आप देखेंगे बड़े बड़े विकसित देशों में जो बर्थ रेट है वो लगातार क्या है, डिक्लाइन होती जा रही है। तो वहां पर समस्या क्या रही है कि जब बर्थ रेट पहले से ही कम था और क्या है, गिरता जा रहा है। लेस्बियनिज्म, गे, LGBT राइट्स की बात, मॉडर्निटी के कारण, है ना, सेम सेक्स मैरिज, कई बार युद्ध, प्राकृतिक आपदा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज का ठप हो जाना, कॉस्ट ऑफ लिविंग का बढ़ जाना, बहुत सारे फैक्टर है जिसके कारण वहां पर बर्थ रेट क्या है, डिक्लाइन होता जा रहा है। इससे क्या हो रही है, जनसंख्या जो है वो स्थिर नहीं रही, बल्कि जनसंख्या में क्या है, गिरावट आ रही है ना। इससे क्या होगा, डेमोग्राफिक विंटर, लगातार लंबे समय तक किसी भी देश के बर्थ रेट में आई गिरावट, उसको हम बताते हैं डेमोग्राफिक विंटर से। उससे संबल भागीदारी कम हो जाएगी, कार्यशील आबादी घट जाएगी, वृद्धों की संख्या क्या होगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि जो वृद्ध हैं उनकी तुलना में बच्चे कम आ रहे हैं, तो वृद्ध की भी उम्र बढ़ेगी। तो बहुत सारे विकसित देश जो है वो डेमोग्राफिक विंटर में चले गए हैं, कहीं ना कहीं वहां बर्थ रेट क्या है, डिक्लाइन होता जा रहा है। भारत में भी क्योंकि हमारी आबादी क्या है, बहुत ज्यादा है, तो TFR 2.0 या 1.9 के लेवल पे आना बहुत बड़ी बात है। अगर भारत की आबादी 5 करोड़ होती तो भविष्य में बहुत शार्प डिक्लाइन होता, लेकिन हमारी आबादी 145 है। वैसी स्थिति में हमारे यहाँ डिकेडल ग्रोथ रेट रहेगा, लेकिन पहले के जैसा नहीं रहेगा। ये हमारे डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर के लिए अच्छी बात है।
कि अगर लंबे समय तक किसी भी देश के बर्थ रेट में आई गिरावट 50 समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी, तो उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। देख लिया सूरज 25 बार लिख दोगे तो और देखेंगे, है ना। जब तक उसको पढ़ न दूं तब तक लिखते रहना है। छोटे छोटे बच्चे हो नहीं। लिखिए, प्रमुख कारण यहां लिख रहे हैं, परिणाम नहीं लिख रहे हैं उपाध्याय जी, है ना। किसका क्या परिणाम होगा ये नहीं लिख रहे हैं, क्या कारण है कि ये हो रहा है। लिखिए, भारत में प्रजनन दर में हाल के वर्षों में आई गिरावट का प्रमुख कारण, पहला लिखिए, शिक्षा, ज्ञान व जागरूकता के स्तर में आई वृद्धि, आई अधिक वृद्धि, नगरीकरण, औद्योगिकीकरण, वैश्वीकरण आदि के कारण नाभिक परिवार की संख्या में वृद्धि, संख्या में वृद्धि, रोजगार विहीन समृद्धि, छोटे परिवार की धारणा, छोटे परिवार की धारणा, शहरीकरण के कारण, हाँ लिखित तो रहे, नगरीकरण के कारण क्या होता है, फैमिली स्ट्रक्चर छोटा हो रहा है, संयुक्त परिवार के स्थान पर नाभिक परिवार, पहले भी आपको इतना पढ़ाया वहां। रोजगार विहीन समृद्धि, दिखता है कि जीडीपी ग्रोथ रेट है परंतु वो कन्वर्जन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में नहीं है। हाँ लिख लिया, छोटे परिवार की धारणा, लिखिए, स्वास्थ्य ढांचा में सुधार के कारण शिशु मृत्यु दर में कमी, मृत्यु दर अधिक होगा तो जन्म दर और अधिक होगा, शिशु मृत्यु दर में कमी, बहुत हद तक कमी, कैरियर प्राथमिकताओं के कारण विवाह न करना, विवाह विलंबित विवाह जैसी प्रवृत्ति का विकास। बहुत सारे आज लोग हैं शादी ही नहीं करना चाहते, है ना। विलंबित मतलब लेट से शादी करना, जैसे कोई महिला जाकर 30, 32, 35, 40, है ना। कॉस्ट ऑफ लिविंग, क्या लिखेंगे इसको हिंदी में, रहन सहन के खर्च में अधिक बढ़ोतरी, जेंडर पूर्वाग्रह स्टीरियोटाइप में आई कमी के कारण बेटे और बेटी के मध्य फर्क, बेटे और बेटी के मध्य फर्क में कमी, कई कारण है। हाँ, जीवन यापन की लागत, हाँ, उपभोक्तावादी व्यक्तिवादी, हम किसका कॉपी करते हैं, पश्चिम के देशों का। डेमोग्राफिक विंटर वहां क्यों आ रहा है, क्योंकि वहां पर लोग अपने जीवन तक सीमित, कई लोगों में मॉडर्नाइजेशन के कारण मेंटालिटी क्या है कि बच्चों के कारण कौन झंझट में पड़े, लालन पालन, अपना करियर तबाह, है ना। आज पोस्ट मॉडर्न वैल्यू ये भी है कि परिवार फसाद की जड़ है ना। आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता खंडित हो जाएगी, निजता खंडित हो जाएगी, शादी ब्याह मत करो, बाल बच्चे पैदा ही ना करो। ये सब क्या है, पोस्ट मॉडर्न वैल्यूज हैं जो हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रहने वाले लोग वेस्ट को कॉपी करते हैं, है ना। एक सर्वे कर लो कितना एज होना चाहिए, सभी लोग उस पर कमेंट कर लो, है ना, यही पूछेगा यूपीएससी, है ना। स्वास्थ्य ढांचा में सुधार, लोगों की महत्वाकांक्षा बढ़ी है, निजता, उपभोक्तावादी व्यक्तिवादी, भौतिकवादी मूल्य का प्रसार। तो अगर टीएफआर अगर हमारा कम हो जाएगा तो उससे समस्या क्या होगा, है ना। हमारे यहां क्या हो जाएगी, कार्यशील आबादी घट जाएगी, है ना। हमारे यहां प्रोडक्शन पर इंपैक्ट आएगा, लॉन्ग रन में, शॉर्ट रन में नहीं, निकट भविष्य में नहीं। तो टीएफआर में कमी आने से समस्या भी हो सकती है, लेकिन हमारे यहां वॉल्यूम क्या है, जनसंख्या का आकार बड़ा है। तो समझ गए होगे यहां से। अब जैसे यहीं से एक नया टाइप का सवाल बनाएगा कि भारत के, आपका होमवर्क है खुद करोगे, कि भारत के उत्तर तथा दक्षिणी राज्यों के मध्य सकल प्रजनन दर के स्तर पर व्याप्त अंतर के कारण स्पष्ट करें। इसका दुष्परिणाम क्या होगा, कार्यशील आबादी घट जाएगी, सप्लाई चेन बाधित होगा, है ना, देश का आर्थिक विकास प्रभावित होगा, तुरंत नहीं, लॉन्ग रन में, है ना।
तो जन्म दर प्रजनन दर को लेकर आपसे प्रश्न बन सकता है। चलते हैं मृत्यु दर, एक मैंने बता दिया, इसी तरह आप सब कर सकते हैं। हाँ बोल दिया, इसी तरह के प्रश्न वहां दिखेंगे। और ध्यान रखना, ऐसे उत्तर को लिखते वक्त नए आंकड़ों से इसको पुष्ट करना है ना। जैसे एनएफएचएस राउंड 5 के डेटा को यहाँ यूटिलाइज कर लिया, स्टेट वाइज कुछ राज्यों का टीएफआर क्या है बता दिया, है ना। हर चीज आपको, सब कुछ टीचर ही नहीं बताएगा, कुछ इनोवेटिव चीजें आपको खुद से भी करनी है। चलिए मृत्यु दर देखते हैं। मृत्यु दर, मोर्टालिटी रेट। मृत्यु दर में हम 3 को मोटे तौर पर देखते हैं, लेकिन सरकार सिर्फ एक पर ज्यादा ध्यान देती है ना। मृत्यु दर के अंतर्गत एक को हम कहते हैं नवजात शिशु मृत्यु दर। नवजात शिशु मृत्यु दर जन्म के 28 दिन 4 सप्ताह में होने वाली प्रति 1000 मौतों पर, तो 0 से 28 डेज। दूसरा शिशु मृत्यु दर या बाल मृत्यु दर, जो आप पढ़ते हैं, बाल या शिशु मृत्यु दर, IMR, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। 1 वर्ष से कम उम्र के प्रति 1000, है ना, पुरुषों पर, सॉरी, प्रति 1000 जीवित जन्म लेने वाले बच्चों पर मरने वाले बच्चों की संख्या। हम समाज से दीपक बाहर थोड़ी है, हम दो हमारे दो, है ना। तो हम ही पढ़ा रहे हैं, हम ही 4-5 बच्चे जन्म दे देंगे, तो फिर आप क्या कहें कि गुरुजी खाली ज्ञान बांटते हैं। तो हमारे भी 2, एक बेटी एक बेटा। चलिए बाल शिशु मृत्यु दर, है ना, पॉइंट वाइज, जहां नेचर ऑफ क्वेश्चन, है ना। न्यूबॉर्न, नियोनैटल भी कहते हैं इसको, न्यूबॉर्न या नियोनैटल मोर्टालिटी रेट। मोर्टालिटी रेट प्रायः हेल्थ से रिलेटेड बीमारियां, स्वास्थ्य से संबंधित बीमारियों, है ना, के क्रम में हम नवजात शिशु मृत्यु दर देखते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको निमोनिया होने का खतरा, जॉन्डिस, पीलिया, कुछ ऐसी बीमारियां होती है जिसके कारण जन्म के 28 दिन 4 सप्ताह में सर्वाधिक मौतें होती है। तो जब इसके आधार पर हम आकलन करते हैं, बाल शिशु मृत्यु दर, इसमें क्या है, 1 वर्ष से कम उम्र के प्रति 1000 पुरुषों पर, सॉरी बार बार पुरुष क्यों आ रहा है, लिंगानुपात पढ़ा है इसीलिए, प्रति 1000 शिशुओं जन्म लेने वाले शिशुओं में मरने वाले शिशुओं की संख्या, मरने वाले शिशुओं की संख्या। और एक यूएन की एजेंसी अंडर 5 देखती है, CMR, चाइल्ड मोर्टालिटी रेट, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में मरने वाले बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या, है ना। तो जो शिशु मृत्यु दर, सरकार, भारत सरकार ज्यादातर IMR का ध्यान रखती है। मेडिकल सेवाओं की गुणवत्ता, बीमारियों से संबंधित या दवा कंपनी वगैरह स्वास्थ्य सर्वे में इसका ध्यान रखा जाता है, न्यूबॉर्न का या न्यूनैटल का, है ना। और ये अंडर 5 यूएन की बहुत सारी संस्था है, जैसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स वगैरह में अंडर 5 काउंट होता है। तो भारत में शिशु मृत्यु दर अभी वर्तमान में देखें तो यह 25 के आसपास है, यानी प्रति 1000 जो बच्चे हमारे यहाँ जन्म लेते हैं, है ना, उसमें मरने वाले बच्चों की संख्या वर्तमान तत्कालीन हाल का जो रिपोर्ट बता रहा है वो कह रहा है 25 के आसपास है हमारे यहाँ। तो ये इसमें बहुत उपलब्धि है। हालांकि विकसित देशों की से अगर तुलना करें तो वहां यह आंकड़ा 2 अंक में भी नहीं है, यानी 10 से कम ही है। तो हमारे यहाँ अभी भी शिशु मृत्यु दर की अधिकता है। अगर भारत जैसे जैसे विकास कर रहा है उसके हिसाब से इसमें, है ना, अंडर 5 वर्ष से कम उम्र के मरने वाले बच्चों की संख्या, इसको यही बोलेंगे और क्या बोलेंगे, है ना, अंडर 5, इसको यही बोलना है, लिखिए 5 वर्ष से कम उम्र के मरने वाले बच्चों। भारत सरकार सिर्फ IMR की बात करती है ना, संख्या। हालांकि हमें, हमारे यहाँ अभी भी शिशु मृत्यु दर जो है वह अधिक है अगर हम तुलना करें अन्य देशों की तुलना में। तो एक कुछ पॉइंट इसमें देख लें कि भारत में शिशु मृत्यु दर की अधिकता के कारण अभी भी क्या क्या है, शिशु मृत्यु दर की अधिकता पहले से बहुत उपलब्धि है हमारे यहाँ, लेकिन अभी भी अगर हम विकसित देशों से तुलना करें तो हमारे यहाँ ज्यादा है। पहला जो कारण है वह है संस्थागत प्रसव सुविधा, समझते हैं, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डिलीवरी, जहां पर कोई स्पेशल संस्था के देखरेख में, है ना, प्रसव कार्य संपन्न करा जाए, कोई हॉस्पिटल, कोई नर्स, कोई डॉक्टर, है ना, कोई ना कोई स्वास्थ्य केंद्र में। तो संस्थागत प्रसव सुविधाओं का ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी अभाव, अभी भी कुछ हद तक अभाव। हालांकि सरकार ने बहुत काम किया इसमें। आज आप देखिए आशा कार्यकर्ता, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट गांव-गांव में, है ना, करंट आंकड़े आपको मिलता है मैगजीन, कभी उसको गलती से पलट लेना है, इसी बार में आपको मिल जाएगा जो मंथली मैगजीन है ना, पिछले 2 माह में आपको ये आंकड़े मिल जाएंगे अगर पलट लेंगे तो। संस्थागत प्रसव सुविधाओं का ग्रामीण क्षेत्र में भी अभी भी कुछ हद तक, जैसे अर्बन एरिया में लगभग 99% के आसपास हमने संस्थागत प्रसव सुविधा कार्य, यानी 100 में से 99 महिलाएं कहीं ना कहीं मेडिकल सुपरविजन में, डॉक्टर, नर्सिंग होम, हॉस्पिटल या जो मैटरनिटी क्लिनिक है उसमें उनका प्रसव होता है ना। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी यह 96-97% के आसपास है। हाँ, गर्भावस्था के दौरान पोषक तत्वों का अभाव, टीकाकरण का अभाव, है ना, महिलाएं जो है वो गर्भावस्था के 7वें 8वें महीने तक कोई ना कोई श्रम बल में भागीदार रहती है, कार्य करती है श्रमिक के रूप में। स्वच्छता, सैनिटेशन, इन सब का अभाव के कारण, शुद्ध पेयजल, फॉलिक एसिड, आयरन, ये जो कुछ जो इंपॉर्टेंट
तत्व हैं गर्भावस्था के दौरान, उसका अभाव के कारण तो शिशु मृत्यु दर की अधिकता है, ये सब आप बता सकते हैं, है ना। तो तेजी से 4-5 पॉइंट, है ना। तो हम क्या बता सकते हैं, संस्थागत प्रसव सुविधाओं का ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी कुछ हद तक अभाव, धार्मिक कारणों से, कई लोग धार्मिक मान्यताओं के कारण घर में ही प्रसव कार्य संपन्न, इससे भी बहुत सारे बच्चों की मृत्यु होती है, मातृत्व मृत्यु दर हो जाता है ना, प्रति लाख महिला पर उसको निकालते हैं। और क्या, गर्भावस्था के दौरान पोषक तत्वों का अभाव, बाल विवाह, कम उम्र में विवाह तथा लगातार गर्भ धारण करना, रिपीटेटिव प्रेगनेंसी, गर्भावस्था के दौरान गरीबी के कारण शारीरिक श्रम करना, और भी बहुत सारे, हेल्थ एंड हाइजीन का ध्यान नहीं रखना, है ना। हाँ, ऑपरेशन से क्यों ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि आजकल फिजिकल एक्टिविटीज लिमिटेड हो रही है ना, अधिकतर महानगरों की तरफ जहाँ चलने फिरने, दूसरा सबके पास पैसा आ गया, सुख सुविधा, उपभोक्तावादी, भौतिकवादी मूल्य आ गया, है ना। एक्स्ट्रा केयरिंग नेचर ऑफ फैमिली, ये भी कारण है, जरूरत से ज्यादा ही देखभाल। हाँ, तो जो मोर्टालिटी रेट है उसके बहुत सारे फैक्टर है, इम्यूनाइजेशन का अभाव, है ना। कई बार टीकाकरण, यद्यपि सरकार क्या कह रही है कि मिशन इंद्रधनुष के तहत सभी बच्चों का टीकाकरण किया जा रहा है, बहुत सारे सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर है, गरीबी के कारण हॉस्पिटल, बेहतर डॉक्टर तक पहुंच का अभाव वगैरह, तो ये सब आप बता सकते हैं, है ना। हो गया। हाँ, चलिए आते हैं प्रवसन के बारे में, तेजी से देखते हैं। प्रवसन, माइग्रेशन, अभी बिहार इलेक्शन में बड़ा मुद्दा था पलायन, प्रवसन, है ना। तो प्रवसन क्या है, एक डेमोग्राफिकल स्ट्रक्चर को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा घटक है ना, कि जनसंख्या की आबादी के बड़े तबके का, बड़े वर्ग का किसी एक भौगोलिक क्षेत्र से दूसरे भौगोलिक क्षेत्र में निवास, है ना। और प्रवसन कई कारणों से होता है, रोजगार सबसे बड़ा फैक्टर है, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेहतर जीवन की गुणवत्ता। तो अगर प्रवसन ज्यादा होगा, माइग्रेशन ज्यादा होगा, तो ऑब्वियसली क्या होगा, किसी भी स्थान की डेमोग्राफिकल स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जैसे आज आप देखिए दिल्ली मुश्किल से 30-40 लाख लोगों के रहने की व्यवस्था यहाँ प्रॉपर तरीके से, लेकिन यहाँ 2.5 से 3 करोड़ के बीच में लोग आ गए, बिहार से, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, देश के अन्य राज्यों से लोगों का प्रवसन दिल्ली की तरफ बढ़ा है, और उससे दिल्ली में बहुत सारी समस्याएं आ रही है। तो प्रवसन जो है वह जनांकीय संरचना को प्रभावित करता है, प्रवसन के कारण स्थानीय आबादी जो है वो कम हो जाती है, और बाहरी आबादियों की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है, बहुत सारे तनाव हो जा सकते हैं, है ना। बहुत सारी स्थानीय और प्रवासियों के मध्य संबंध खराब हो जाते हैं। तो जो प्रवसन है वह एक ऐसी जनांकीय प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत जनसंख्या का एक बड़ा भाग जो है वह एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की तरफ प्रवशित होता है, पलायित होता है। जैसे 4 स्वरूप में हम इसको कह सकते हैं प्रवसन को। पहला जो है रूरल टू रूरल, है ना, ग्रामीण क्षेत्र से दूसरे ग्रामीण क्षेत्र की तरफ, जैसे महिलाएं विवाह के कारण ग्रामीण क्षेत्र में, है ना। दूसरा रूरल टू अर्बन, तीसरा अर्बन टू अर्बन, छोटे शहर से महानगर, बड़े नगर, और चौथा है जिसको हम कहते हैं रिवर्स माइग्रेशन, अर्बन टू रूरल, इसको हम लोग कहते हैं रिवर्स माइग्रेशन, उलट प्रवास। जैसे सर्वाधिक अगर आप देखें तो रूरल टू अर्बन पॉपुलेशन है, दूसरा रूरल टू रूरल, ग्रामीण क्षेत्र से खास करके महिलाएं, है ना, 1 या 2, है ना। तो रूरल टू रूरल पॉपुलेशन माइग्रेट करता है, रूरल टू अर्बन, अर्बन टू अर्बन, एक छोटे कस्बाई क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र से दूसरे कस्बाई नगर या महानगर की तरफ, और अंत में अर्बन टू रूरल, महानगरों से, बड़े नगरों से ग्रामीण क्षेत्र, इसको हम रिवर्स उलट प्रवास कहते हैं, है ना। तो क्या इसके कारण है, प्रवसन के कारण क्या है, तो प्रवसन में हम क्या क्या देख सकते हैं, अगर प्रवसन में, तो प्रवसन का पहले अर्थ क्या है, आशय क्या है, प्रवसन का अर्थ, प्रवसन का कारण, प्रवसन का प्रभाव, सकारात्मक एवं नकारात्मक। प्रवसन के अलग अलग प्रकार होते हैं, है ना। तो संक्षेप में भी वही आपको समझा रहा था कि प्रवसन के विविध स्वरूप क्या है, प्रकार क्या है। कुछ प्रवसन अस्थायी होता है, कुछ स्थायी होता है, कुछ प्रवसन लंबे समय के लिए होता है ना। यानी प्रवसन जनांकीय संरचना को प्रभावित करता है। तो लिखिए, नोट करिए, लिखिए जनांकीय संरचना को। हाँ, अब लग जाओ, चुनाव में ये मुद्दा उछाल ही दिया है, अब लग जाओ उसी पे 500 कमेंट कर दो फालतू, यही सब तो इस बैच की खराबी है। चलिए कुछ दिन और सही, क्या करें। लिखिए प्रवसन, हेडिंग बना लीजिए, कई लोग हेडिंग पूछते हैं। लिखिए प्रवसन, माइग्रेशन। देखिए जनांकीय संरचना को प्रभावित करने में प्रवसन की महत्वपूर्ण भूमिका है, जनांकीय संरचना को प्रभावित करने में प्रवसन की महत्वपूर्ण भूमिका है। देखिए किसी भौगोलिक क्षेत्र से जनसंख्या, है ना, किसी भौगोलिक क्षेत्र से
जनसंख्या के एक बड़े भाग का दूसरे भौगोलिक क्षेत्र की तरफ गमन, किसी भौगोलिक क्षेत्र से जनसंख्या के बड़े भाग का दूसरे भौगोलिक क्षेत्र की तरफ गमन, पलायन प्रवसन कहलाता है। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं बेहतर जीवन की चाह, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं बेहतर जीवन की चाह प्रवसन का मुख्य कारण सामान्य तौर पर माना जाता है, सामान्य तौर पर माना जाता है। पैराग्राफ चेंज करके, प्रवसन राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय दोनों स्तरों पर देखा जाता है, प्रवसन राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय दोनों स्तरों पर देखा जाता है। राष्ट्रीय प्रवसन का अर्थ किसी राष्ट्र की भौगोलिक सीमा के भीतर होने वाले, राष्ट्रीय प्रवसन का आशय किसी राष्ट्र की भौगोलिक सीमा के भीतर होने वाले प्रवसन से है, जबकि किसी राष्ट्र से बाहर किसी अन्य राष्ट्र में प्रवसन अंतरराष्ट्रीय प्रवसन कहलाता है। जबकि किसी राष्ट्र की भौगोलिक सीमा से बाहर किसी अन्य राष्ट्र में प्रवसन अंतरराष्ट्रीय प्रवसन कहलाता है ना। देखिए प्रवसन का प्रभाव, हेडिंग बना लीजिए, इंपैक्ट ऑफ माइग्रेशन, प्रवसन का प्रभाव। तो कुछ सकारात्मक प्रभाव बताइए, क्या क्या सकारात्मक प्रभाव देखते हैं प्रवसन के कारण क्या होता है। अच्छा, तो प्रवसन के सकारात्मक प्रभाव बताइए कमेंट करके तेजी से। प्रवसन का सकारात्मक प्रभाव, रोजगार की संभावना बढ़ती है, लोगों की आय बढ़ती है, जीवन की गुणवत्ता बढ़ती है ना। किसी भी नगर का विकास होता है, अर्बनाइजेशन को कहीं ना कहीं एक्सपेंशन मिलता है, इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी एक्टिविटीज को बल मिलता है ना। तो ये सब हम बता सकते हैं। लोगों की मूल्य, सोच, मानसिकता में परिवर्तन आता है ना। और क्या होता है प्रवसन के इंपैक्ट से अगर देखें तो लोगों में नवाचार, उद्यमशीलता है ना, ये सब, इन सब की भावना का विकास होता है। जाति, धर्म, लिंग, प्रजाति आदि के बंधनों से लोग बहुत हद तक कम दूर होते हैं। धर्म के प्रभाव में कमी आती है ना, जातिगत मानसिकता है ना, ये सब हम बता सकते हैं। तो सकारात्मक प्रभाव में हम क्या कह सकते हैं कि रोजगार के अवसरों की उपलब्धता से आय तथा जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि, आय तथा जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं मनोरंजन के बेहतर साधनों की उपलब्धता, नगरीकरण की प्रक्रिया को बल, नगरीकरण की प्रक्रिया का विस्तार, आर्थिक विकास में वृद्धि, आर्थिक विकास को गति, सामाजिक सांस्कृतिक गतिशीलता में, सामाजिक सांस्कृतिक गतिशीलता एवं संपर्क में वृद्धि, जाति, धर्म, प्रजाति, जेंडर आधारित परंपरागत सोच में परिवर्तन, बदलाव। पूछा है एक सवाल पिछले 3-4 दशकों में देश के भीतर और देश के बाहर प्रवसन को बताइए। हाँ, संस्कृति, सामाजिक सांस्कृतिक गतिशीलता एवं संपर्क लिखा है ना, वही वह संस्कृति का आदान प्रदान। प्रवसन का नकारात्मक प्रभाव है ना, नकारात्मक प्रभाव क्या होगा, अधिक प्रवसन होगा तो बहुत समस्याएं भी होगी है ना। नकारात्मक प्रभाव देखिए, स्थानीय अर्थव्यवस्था में गिरावट, स्थानीय अर्थव्यवस्था का क्षरण, सभी लोग बाहर चले जाएंगे, श्रमिक वर्ग कम हो जाएंगे, वहां की उत्पादकता, अति नगरीकरण, नगरों में आवश्यकता से अधिक लोग रहने लगेंगे, जनित समस्याओं की उपस्थिति, स्थानीय व प्रवासियों के मध्य संबंध दुष्प्रभावित, मराठा भाषा को लेकर बिहार है ना और उत्तर प्रदेश के लोगों के विरुद्ध अत्याचार है ना, संसाधनों का अभाव होगा, संकट होगा, नगरीय प्रदूषण, नगरीय उत्पादकता में कमी आएगी व प्रदूषण में वृद्धि, संस्कृतियों के स्तर पर टकराव की स्थिति है ना,
महंगाई बढ़ेगी, तमाम ये सब बता सकते हैं। तो नगरीय निर्धनता में वृद्धि हो जाएगी, नगरीय निर्धनता में वृद्धि, महंगाई बढ़ जाएगी, लोग मलिन बस्ती स्लम्स में रहने को विवश हो जाएंगे, कई समस्या आ जाएगी। चलिए, ये सब बहुत साधारण बातें हैं जो आप सब कई जगह पढ़े होंगे, है ना। अति नगरीकरण क्या है, आगे हम लोग नगरीकरण में कल पढ़ेंगे इसको। नगर में उपलब्ध संसाधनों की तुलना में आवश्यकता से अधिक लोग, उसी से हरमित सिंह, उसी से क्या हो जाएगा, स्लम्स में आवास की समस्या, महंगाई, अपराध, प्रदूषण, सब उसी से जुड़ा है कि किसी नगर में उपलब्ध क्षमता की तुलना में, है ना, आवश्यकता से अधिक जनसंख्या का संकीर्ण जनसंख्या निवास रहना। चलिए देखते हैं अब और क्या बचा। जनसंख्या वृद्धि का परिणाम बताना पड़ेगा क्या, आप सभी कर लेंगे। जनसंख्या आबादी बढ़ेगी तो क्या समस्या आएगी, तमाम जो समस्या भी देख रहे हैं, आबादी अधिक बढ़ेगी तो सारी समस्या, तो ये आप खुद से करेंगे, पढ़ते आए बचपन से। चलते हैं जनसंख्या नियंत्रण के प्रयास देख लेते हैं थोड़ा, है ना। जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्रयास क्या क्या हुए हैं। जनसंख्या नियंत्रण हेतु प्रयास, जैसे उसमें नीतिगत प्रयास में अब तक, नीतिगत प्रयास के अंतर्गत अब तक 2 राष्ट्रीय जनसंख्या नीति बनी है। अब देखो ये सब बहुत पुराना हो गया, नई जनसंख्या नीति साल 2 साल के भीतर आ जाएगी, है ना, इसलिए इन सब पर बहुत चर्चा करना। 1976 में क्या था, हमें क्या मतलब उससे। अब वर्तमान में जो चल रही है वो कौन सी है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 अभी भी यही क्रियाशील है ना। तो बेसिकली जो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 थी, है ना, अगर आप देखें तो इसमें बहुत सारी बातें कही गई। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के इसका ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या है, इसको मोटे तौर पर 3 भाग में बांटकर, एक है तात्कालिक उद्देश्य, दूसरा मध्यकालिक उद्देश्य, और तीसरा है दीर्घकालीन उद्देश्य। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और इमीडिएट, है ना। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति क्या कहती है कि तात्कालिक उद्देश्य हमें क्या करना है, जनसंख्या को नियंत्रित करना है। कैसे होगी जनसंख्या नियंत्रण, तो जो भी कृत्रिम गर्भ निरोध के तरीके हैं उसके उपाय को बढ़ावा देना होगा, जनसंख्या शिक्षा को इंप्लीमेंट करना होगा, है ना, जो जन्म दर, मृत्यु दर या संस्थागत प्रसव सुविधा, इन सब पर ध्यान देना होगा, गर्भ निरोध के उपायों को लेकर जागरूकता का सृजन करना होगा, है ना, जनसंख्या शिक्षा के महत्व के बारे में लोगों को बताना होगा। ये सब तात्कालिक उद्देश्य था। मध्यकालिक उद्देश्य के अंतर्गत कहा गया कि 2010 तक जनसंख्या को कम करके टीएफआर को, टोटल फर्टिलिटी रेट को 2.1 के नीचे लाना है रिप्लेसमेंट लेवल पे, जबकि 2010 तक ये हम अचीव नहीं कर पाए। वैसे स्थिति में इसको बढ़ाकर 2020 तक कर दिया गया, और आज जो है अगर आप देखें 2000 में ही नीति आई, 25 साल हो गया, नई जनसंख्या नीति की आवश्यकता है। तो जनसंख्या को स्थिर कम करने के लिए क्या जरूरी था कि जो टीएफआर है, सकल प्रजनन दर है, उसको गिराकर क्या करना है, कम करना है ना। तीसरा क्या है, दीर्घकालीन उद्देश्य, 2045 तक जनसंख्या को स्थिर करना, जनसंख्या को स्थिर करना। तो जनसंख्या नीति, नई जनसंख्या नीति की आवश्यकता है कि नहीं, बिल्कुल आवश्यकता है, क्योंकि अगर आप देखिए हमारे देश में जनसंख्या वृद्धि इतनी अधिक हुई है कि जो चाइना को हमें 2027, 26, 27 में चाइना से आगे निकलना था आबादी के हिसाब से, वह हमने उस टारगेट को 4 साल पहले ही अचीव कर लिया। यानी 2023 में ही भारत ने चीन को आबादी के मामले में पछाड़ दिया। तो हमारे यहाँ अभी भी डिजिटल ग्रोथ रेट अधिक है। दूसरा, भारत को चाह रहे हैं $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना, विकसित भारत का संकल्प 2047 तक। ऐसी स्थिति में जनसंख्या को हमें बेहतर समायोजित करने की आवश्यकता है, क्योंकि जनसंख्या नीति में हम क्या करते हैं, राष्ट्र के सामाजिक आर्थिक विकास के अनुरूप हम जनसंख्या का निर्धारण करते हैं। अगर आबादी अधिक है तो समस्याएं हमारे यहाँ। तो ऐसी स्थिति में यदि भारत को विकसित बनना है तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, हम जनसंख्या का एक संतुलन, जनसंख्या को एक समायोजित करके कम करना होगा। नई जनसंख्या नीति यही करेगी। सकल प्रजनन दर में गिरावट आई है, लेकिन इसके बाद भी हमारी दशकीय वृद्धि दर पहले से बहुत कमेगी। जैसे नई जनसंख्या नीति, अभी जो जनगणना होगी उसमें उम्मीद है कि भारत का डिकेडल ग्रोथ रेट, दशकीय वृद्धि दर समझते हो ना, एक दशक में कितना बढ़ा परसेंटेज में, तो अभी भी उम्मीद है कि 14 से 15 के बीच में रहेगी। आप सोचिए कि 145 करोड़ आबादी वाले देश में पिछली जनगणना में हमारी आबादी कितनी थी, 121 करोड़। 10 साल में लगभग 24 करोड़ आबादी हमने जोड़ लिया। सोचो कि पूरा का पूरा एक उत्तर प्रदेश से अधिक आबादी हमने 10 साल में भारत में बढ़ा लिया। तो ऐसी स्थिति में जनसंख्या, अगर वृद्धि को रोकना है, जनसंख्या को मानव संसाधन के रूप में कन्वर्ट करना है, तो जनसंख्या शिक्षा के साथ साथ राष्ट्रीय जनसंख्या नीति आज समय की आवश्यकता है। तो यहां से प्रश्न बनाएगा कि नई जनसंख्या नीति राष्ट्र के सामाजिक आर्थिक विकास को किस प्रकार दिशा प्रदान कर सकती है। अगर मान लीजिए आप अपनी आबादी को मानव संसाधन के रूप में ढालना चाहते हैं, तो वैसी स्थिति में आपको क्या करना होगा, नई जनसंख्या नीति बनानी होगी, है ना। और इसके आधार पर जो है हमें अपने राष्ट्र के सामाजिक आर्थिक विकास को ध्यान केंद्रित, दूसरी जो हमारी आबादी है उसको हमें जनांकीय लाभांश के लिए तैयार करना होगा। उनकी बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास के जरिए उनको उत्पादक आबादी वर्ग में शामिल करना होगा, है ना।
तो एनपीपी के प्रमुख लक्ष्य ये तीनों है ना, राष्ट्र के विकास के अनुरूप जनसंख्या का निर्धारण करना, है ना। इसमें बहुत सारी बातें कही गई कि शिशु मृत्यु दर को कम करना है, मातृत्व मृत्यु दर को कम करना है, तमाम ये सारी बातें, क्योंकि नई जनसंख्या नीति प्रस्तावित है ना। अब आपसे कहीं से नहीं पूछेगा कि जनसंख्या नीति जो 2000 है उसकी मुख्य विशेषताओं को बताए, बिल्कुल नहीं। नए टाइप का सवाल आपसे बनाएगा कि क्या भारत में नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति आज समय की आवश्यकता है, इसके लिए क्या किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए। तो किसी भी राष्ट्र के सामाजिक आर्थिक विकास के अनुरूप जनसंख्या होनी ही चाहिए। तो जो 2000 की जनसंख्या नीति है अब बहुत पुरानी हो गई है ना, अब 25 वर्ष 2.5 दशक से अधिक होने को आए, तो यहां से प्रश्न बनाएगा बच्चों, है ना। नई वाली एनसीईआरटी में लास्ट पेज पर पूरा जनसंख्या नीति लिखा हुआ है, लेकिन 2000 का जनसंख्या नीति पढ़कर क्या करोगे, है ना। तो ज्यादा उस पर ध्यान मत देना, अभी नई जनसंख्या नीति साल 1.5 साल में आ जाएगी, 6 महीने में भी आ सकती है। तो यहां से आपसे प्रश्न बनेगा। चलते हैं कुछ कार्यक्रम आधारित प्रयास, उसमें हम सभी ने एक आधा कार्यक्रम देख लेते हैं, है ना। कार्यक्रम आधारित प्रयास, कार्यक्रम आधारित प्रयास में सबसे बड़ा कार्यक्रम जो चला है वह था परिवार नियोजन। पहले नाम था इसका परिवार नियोजन, बाद में 1976 के बाद इसका नाम परिवार, वर्तमान में कल्याण कार्यक्रम कर दिया गया। 1952 में 1952 में भारत दुनिया का पहला देश बना जिसने राष्ट्रीय स्तर पर जनसंख्या, है ना, नियंत्रण के लिए, जनसंख्या आयोग क्या है और नीति क्या है समझ नहीं आ रहा, क्या है आयोग, क्या होता है जनसंख्या आयोग। जनसंख्या के नीति के निर्धारण के लिए सरकार द्वारा राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग समय समय पर आवश्यकता पड़ने पर बनाया जाता है। जैसे पिछली बार एमएस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग बनाया, जिनकी संस्तुति पर राष्ट्रीय जनसंख्या नीति बनी 2000 की, है ना। भारत सरकार नई जनसंख्या नीति के लिए प्रयास कर रही है, हो सकता है मैं भी नई जल्दी ही आपको जनसंख्या नीति दिख जाए। परिवार नियोजन कार्यक्रम, ये भारत द्वारा, दुनिया का भारत पहला देश था जिसने परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाया। परिवार नियोजन कार्यक्रम में क्या कहा गया मोटे तौर पर, इसकी सफलता असफलता मूल्यांकन पूछ देता है कि 2 बच्चों के बीच जन्म अंतराल को क्या करना है, बढ़ाना है, बर्थ गैप को बढ़ाना है, कृत्रिम गर्भ निरोध के तरीकों के द्वारा जनसंख्या वृद्धि को कम करना है, जनसंख्या शिक्षा के जरिए लोगों में जनसंख्या के महत्व के बारे में जागरूकता का सृजन करना है ना। और ये जो है ये काम कौन करता है, अगर हम कहें कि जनसंख्या नीति ये काम करती है, तो जो परिवार नियोजन कार्यक्रम है वह आजाद भारत में सामाजिक आर्थिक विकास के लिए जनसंख्या कितनी होनी चाहिए उसके लिए जरूरी क्या थी कि जनसंख्या वृद्धि को चेक किया जाए। अब शुरुआत में अगर आप गौर करेंगे भारत का जनांकीय इतिहास, तो 1951 से 61 में हमारे यहाँ दशकीय वृद्धि दर 21.5% के आसपास, 61 से 71, 71 से 81 में 24% के आसपास। तो परिवार नियोजन कार्यक्रम 52 में इंप्लीमेंट हुआ और शुरुआत 3 दशकों में जनसंख्या घटने की वजह और क्या हो गई, बढ़ गई। तो इसकी आलोचना होने लगी कि यह जो है जनसंख्या वृद्धि के लिए ही आया है, न कि जनसंख्या को घटाने के लिए। 1970s के डिकेड के बाद धीरे धीरे परिवार नियोजन कार्यक्रम सफल हुआ। क्यों? क्योंकि परिवार को सिर्फ कृत्रिम गर्भ निरोध के तरीके उपलब्ध करा के हम जनसंख्या को कम नहीं कर सकते हैं। जनसंख्या वृद्धि के 50 कारण हैं, सिर्फ आप संस्थागत प्रसव सुविधा, कृत्रिम गर्भ निरोध के उपाय, ये सब उपलब्ध कराकर आप जनसंख्या नहीं कम कर सकते हैं। जनसंख्या वृद्धि के 50 कारण है, गरीबी है, अशिक्षा है, बेरोजगारी है, तमाम कारण है। लोग बच्चों को आर्थिक संसाधन के रूप में देखते हैं, शिक्षा का अभाव है, लोगों की मानसिकता पुरातनपंथी है, समाज में धर्म का प्रभाव अधिक है। तो सिर्फ एक परिवार नियोजन कार्यक्रम चला देंगे तो उससे जनसंख्या कम नहीं हो सकती। तो शुरुआत के 3-4 दशकों में परिवार नियोजन कार्यक्रम सफल नहीं रहा। इसमें क्या किया गया कि गर्भ निरोध का तरीकों का प्रचार प्रसार किया गया, स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की गई, मातृत्व और शिशु स्वास्थ्य पर ध्यान दिया गया, है ना। और इसके कारण जो है जनसंख्या वृद्धि में भविष्य में बाद में गिरावट आई। अगर हम देखें तो 80 के बाद से परिवार नियोजन कार्यक्रम पहले की तुलना में अधिक सफल हुआ है। अगर आज आप कह रहे हो कि डिकेडल ग्रोथ रेट 14 के आसपास आ रहा है तो ये हमारे लिए उपलब्धि है। टीएफआर अगर 2.0 के लेवल पे आ गया, उससे भी कम आ गया, तो यह भारत के लिए एक उपलब्धि है। तो वर्तमान में जो है वह परिवार नियोजन संबंधित कार्यक्रम, अब अभी भी इसका नाम क्या है, परिवार कल्याण कार्यक्रम। कई अन्य कार्यक्रम है, मिशन परिवार विकास देश के प्रमुख 7 राज्यों में, वैसे जिले 145 जिले जहां टीएफआर 3 से ज्यादा था 2011 की जनगणना के मुताबिक, वहां पर हम मिशन परिवार विकास चला रहे हैं। तो जनसंख्या को नियंत्रण करने के 50 कार्यक्रम है ना। तो चूंकि परिवार नियोजन कार्यक्रम एक बड़ा कार्यक्रम रहा है तो इसके बारे में आपको जानना है ना। तो जनसंख्या से संबंधित जितनी बातें थी हमने आपको लगभग सारी चर्चा कर दी। अब अगर किसी के मन में कोई डाउट है तो पूछो, अन्यथा शुभ रात्रि, गुड नाइट। कल हम लोग नगरीकरण स्टार्ट करेंगे। अर्बनाइजेशन का मैटर पीडब्ल्यू के बुक में जो है एक बार पढ़कर आना, है ना। नगरीकरण क्या है, शहरीकरण कई जगह लिखा रहता है, अर्बनाइजेशन। किसी के मन में अगर कुछ जेन्युइन सवाल है तभी पूछना, फालतू इधर उधर हमें नहीं पता। चलिए कल नगरीकरण हम लोग पढ़ेंगे, है ना। हाँ, नगरीकरण पढ़कर आइएगा, है ना। नगरीकरण से सवाल मैं लेकर आऊंगा, ठीक ठाक सवाल। प्राय जनसंख्या से पूछा तो नगरीकरण से नहीं, नगरीकरण से पूछा तो जनसंख्या से नहीं, लगभग हर साल एक आधा सवाल। मेंस को पास करने के लिए क्या करना चाहिए, कर क्या रहे हो, पढ़ ही रहे हो, लिखो ज्यादा, आंसर पढ़ो, अच्छी बात है। डाउट होना कोई जरूरी नहीं, है ना। लास्ट तक धैर्य से सुनोगे तो शायद ही डाउट रहता है, और वो भी लास्ट में खत्म ही हो जाता है। एनसीईआरटी में नगरीकरण का स्पेसिफिक चैप्टर औद्योगिकीकरण और नगरीकरण है, जहां मिलेगा पढ़ लेना, है ना। चलिए अभी जो है दिसंबर तक मेंस पर, है ना। गर्भपात गैर कानूनी है ना। क्यों गैर कानूनी है? अधिकांश देशों में गर्भपात के लिए नियम है, जैसे जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है, भारत सरकार ने भी बनाया, 1972 में ही हमने बनाया। तो जो देश एथिकल कंडक्ट वाले हैं वहां पर गर्भपात को कानून की दृष्टि से अपराध माना गया। लेकिन आज के व्यस्ततम जीवन में गर्भधारण, गर्भपात एक आम बात है ना।
इसलिए दुनिया के बहुत सारे देश फ्लेक्सिबल हैं, जहां डेमोक्रेसी है, जहां उदार लोकतांत्रिक मूल्य है, जहां निजता का अधिकार है, वहां पर गर्भपात संबंधित कानून है वह इलीगल नहीं है। उन देशों में भी वो गर्भपात जो 3 माह से अधिक, 12 सप्ताह से अधिक का है, वो हर देश में दुनिया के वह इलीगल है। अगर 3 माह से पूर्व का गर्भपात को इलीगल नहीं माना जाता है कानून की भाषा में, लेकिन 3 माह के बाद का जो भी गर्भपात है वो कानून की दृष्टि में जहां है भी वहां गलत माना जाता है। नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं।